हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ज्योति कौशल है और हम कवर कर रहे हैं HCS के लिए करंट अफेयर्स। तो पिछले एक साल के करंट अफेयर्स हमने कवर करने शुरू किए थे। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर और डिफेंस से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो कवर कर चुके हैं। तो आज से जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज़ इन्वायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो आज आपका डे नंबर 10 है और हम कोशिश करेंगे कि आपके 50 से 60 दिन के अंदर जितने भी करंट अफेयर्स हैं हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे के सारे कवर हो जाएं। तो शुरू करते हैं। जिसको भी इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आपको एक HCS प्रीलिम्स के नाम से एक आपको कोर्स मिल जाएगा। उसमें जाकर आप करंट अफेयर के फोल्डर में जाकर सारी की सारी जो PDFs हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देन इज अगर आप HCS के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं अगले आने वाले सालों में जो पेपर आने वाले हैं तो आप हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं उनको भी जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की सबसे पहली न्यूज़ से। तो सबसे पहला जो बर्ड एटलस है हमारी कंट्री के अंदर वो बना है केरला वाले रीजन में। तो केरला जो है, केरला स्टेट जो है, उन्होंने अपनी स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा सर्वे करवाए हैं। अलग अलग सर्वे करवाए हैं, अलग अलग मंथ्स में सर्वे कराए हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए कि उनके कौन से रीजन में किस टाइप की बर्ड्स जो है वो पाई जाती हैं, उनकी स्पीशीज़ की रिचनेस कहाँ पे ज़्यादा है, स्पीशीज़ की इवननेस कहाँ पे ज़्यादा है, क्या गर्मियों में ज़्यादा बर्ड्स जो है वो देखने को मिलती हैं या सर्दियों में ज़्यादा बर्ड्स देखने को मिलती हैं। तो आपने याद रखना है कि केरला वाले रीजन में उनकी जो फर्स्ट बर्ड एटलस है वो बनाई गई है, जिसके अंदर बर्ड्स के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी यहाँ पर स्टोर करी गई है। तो यहाँ पे जैसे कुछ फाइंडिंग्स हैं जो देखने को मिली है कि जो स्पीशीज़ का काउंट है वो ड्राई सीजन में ज़्यादा देखने को मिला है। इन द सेम वे अगर मैं रिचनेस और इवननेस की बात करूं तो जो केरला के नॉर्थ और सेंट्रल वाला रीजन है वहां पे स्पीशीज की रिचनेस और इवननेस ज़्यादा देखने को मिली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नजफगढ़ झील के बारे में। तो रिसेंटली इसके ऊपर जो वेटलैंड से रिलेटेड रूल्स हैं वो लगाए गए। आपने इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी ऐसी प्लेसेस हैं उनको याद रखना है कि कौन सी झील कहाँ पे लाई करती है, कौन सा वेटलैंड कहाँ पे है, कौन सा नेशनल पार्क, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सा टाइगर रिजर्व, एलिफेंट कॉरिडोर, ये सब चीज़ें आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो नजफगढ़ झील के बारे में बात करते हैं जो कि साउथ वेस्ट दिल्ली वाले रीजन में लोकेटेड है। रिसेंटली इसके ऊपर वेटलैंड रूल्स इसीलिए लगाए गए ताकि इस झील को प्रिजर्व किया जा सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो देखने को मिल रही थी। उन सब की हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसीलिए इसके ऊपर कुछ रूल्स लगाए गए हैं। आपने याद रखना है कि ये दिल्ली वाले रीजन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जो कि केरला वाले रीजन में बेसिकली केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु का जो बॉर्डर पार्ट है वहाँ पे एक तरह से ये सेंचुरी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ कुछ और ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क है जो मर्ज कर जाते हैं, जैसे कि नगर होल हो गया, बांदीपुर हो गया जो कि कर्नाटका वाले रीजन में लाई करता है। इन द सेम वे जो मुदुमलाई हो गया जो कि तमिलनाडु वाले रीजन में लाई करता है। अगर मैं बात करूं कौन सी रिवर जो है इस वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के थ्रू पास करती है दैट इज़ काबिनी रिवर। काबिनी रिवर एक ट्रिब्यूटरी है जो कि कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत रिवर्स भी पता होनी चाहिए कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से और नेशनल पार्क से कौन सी रिवर होकर गुजरती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमलीपल नेशनल पार्क के बारे में। सबसे पहली बात तो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। जो नेशनल पार्क्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ह्यूमन रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ज़्यादातर रिसर्च वगैरह करी जा सकती है, जितनी भी आप कह सकते हो हैबिटेशन वगैरह हो सकती है, टूरिस्ट पर्पसेस के लिए लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। लेकिन नेशनल पार्क के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अगर मैं सिमलीपल नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पर बात करूँ तो ये उड़ीसा वाले रीजन में लाई करता है, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, सिमलीपल जो नेशनल पार्क है इसका जो स्टेटस है वो टाइगर रिजर्व का भी है। इवन इसका जो स्टेटस है दैट इज़ ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर ऑल्सो, जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ओडिशा में लाई करती है। ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब्स रहती हैं बेसिकली उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सिमलीपल नेशनल पार्क है वो यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व की लिस्ट के अंदर लाई करता है, जो कि 2009 के अंदर ऐड कर दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं गहीरमथा मेरीन सेंचुरी के बारे में। तो
ये एक ऐसी मेरीन सेंचुरी है जिसके अंदर ज़्यादातर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और जो गहीरमथा मेरीन सेंचुरी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है मास नेस्टिंग के लिए। किसकी मास नेस्टिंग होती है यहाँ पे? तो ऑलिव रिडले टर्टल हैं जो कि पैसिफिक और इंडियन ओशन वाले रीजन में लाई करते हैं और यहाँ पे वो मास नेस्टिंग के लिए आते हैं। मास नेस्टिंग को हम अरीबाडास भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑलिव रिडले टर्टल हैं कुछ इस स्टेटस में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अपने वो जो एग्स वगैरह हैं उनको ले करके जाते हैं, सैंड के अंदर ले करके जाते हैं ताकि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी जो एग्स वगैरह हैं उनको हार्म ना हो। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ऑलिव रिडले टर्टल जो है वो पैसिफिक और इंडियन ओशन वाले रीजन में लाई करते हैं। स्पेशली गहीरमथा वाली जो मेरीन सेंचुरी है उसके अंदर मास नेस्टिंग के लिए ये आते हैं। इसके अलावा आपको IUCN स्टेटस पता होना चाहिए ऑलिव रिडले टर्टल का, दैट इज इन द वल्नरेबल कैटेगरी। इन द सेम वे अगर मैं साइट्स की लिस्ट के बारे में बात करूँ तो ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं। दैट मीन्स इनका जो प्रोटेक्शन स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से इन्हांस्ड है। इन द सेम वे अगर मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करूँ तो उसके भी शेड्यूल 1 की कैटेगरी में ये लाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी डुगोंग के बारे में, जिसको सी काउ भी कहा जाता है। जो तमिलनाडु वाला रीजन है वो इनकी प्रोटेक्शन के लिए एक कंजर्वेशन रिजर्व बना रहे हैं। क्योंकि ये एक्वेटिक एनिमल है तो ऑफकोर्स तमिलनाडु के आसपास जो कोस्टल वाला रीजन है वहाँ पर ही इसका जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो बनाया जाएगा। तो कहाँ पे बनाने की बात हो रही है? गल्फ ऑफ मन्नार वाले रीजन में इसको बनाने की बात कर रही हैं सी डुगोंग्स को। अगर मैं सी डुगोंग्स की बात करूँ तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि इनको सी काउज भी कहते हैं और ये ऐसे मैमल्स हैं, ध्यान रखना है ये मैमल्स हैं। मैमल्स का मतलब ये अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको फीड करते हैं, इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन मैमल्स की तो ये हर्बीवोरस मैमल्स होते हैं। दैट मीन्स एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं उनके ऊपर फीड करते हैं। इवन सी डुगोंग की वजह से हमें जो मेरीन का स्टेटस है एक तरह से वो भी देखने को मिलता है। अगर किसी भी रीजन में सी डुगोंग्स पाए जा रहे हैं दैट मीन्स वहाँ पे जो पोल्यूशन वगैरह है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर मैं सी डुगोंग के IUCN स्टेटस के बारे में बात करूँ तो ये वल्नरेबल हैं। इन द सेम वे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में लाई करते हैं और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में लाई करते हैं। देखो आपने क्या करना है कि जितनी भी स्पीशीज़ इन न्यूज़ है आपने उसकी अलग अलग कैटेगरीज बना लेनी है। जैसे कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया, इंडेंजर्ड हो गया, वल्नरेबल हो गया, लीस्ट कंसर्न हो गया। और उसके अंडर आपने जितनी भी स्पीशीज़ हैं, चाहे वो फ्लोरा है, चाहे वो फोना है, चाहे वो प्लांट की या फिर एनिमल की स्पीशीज़ हैं, वो सारी आपने लिस्ट कर लेनी है। और वो अगर आप दीवार पे लगाओगे और उसको आप रोज की रोज देखोगे तो आपके दिमाग में वो इम्प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आप इनके स्टेटस को मेमोराइज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन रेंट टर्टल के बारे में। तो इसको इंडियन रेंट टर्टल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर जो कवर होता है एक पर्टिकुलर टाइप का कवर होता है। अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि नर्मदा वाले रीजन में उसका जो बेसिन है वहाँ पे इलीगल सैंड माइनिंग की वजह से जो इंडियन रेंट टर्टल ने अपने एग्स वगैरह ले किए थे तो उसको बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचा है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में देखने को मिले थे। अगर मैं बात करूँ इसके IUCN स्टेटस की, बहुत ज़्यादा लीस्ट कंसर्न है, इतने ज़्यादा एक तरह से बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं इसलिए इसका जो स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में ये लाई करते हैं और ज़्यादातर ये जो टर्टल्स हैं वो इंडिया और बांग्लादेश वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामसर साइट्स के बारे में, जिनको हम वेटलैंड्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस भी कह देते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि 2 फरवरी को रामसर डे मनाया जाता है, वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1971 के अंदर एक कन्वेंशन को साइन किया गया था 2 फरवरी को, और वो जो कन्वेंशन है वो ईरान की एक सिटी में साइन हुआ था जिसका नाम है रामसर। तो इसीलिए इस कन्वेंशन का नाम रामसर कन्वेंशन भी रख दिया गया है। अब ये कन्वेंशन है किस चीज़ के लिए? तो हमारी जो कंट्री है वहाँ पे जितने भी वेटलैंड्स हैं, इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस कन्वेंशन को साइन किया गया था। और वेटलैंड्स के ऊपर जो ज़्यादातर सॉइल वाला रीजन है उसमें ज़्यादा पानी देखने को मिलता है, इसी को ही हम मार्शेस और स्वैम्स वगैरह कह देते हैं। अब हर एक 2 फरवरी को क्योंकि वेटलैंड डे मनाया जाता है तो इस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसे वेटलैंड्स हैं जिनको लिस्ट के अंदर ऐड किया जाता है। अगर मैं हमारे इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे हमारे कंट्री के अंदर टोटल 49 रामसर साइट्स हैं। रिसेंटली 2 फरवरी को 2 साइट्स को ऐड किया गया था, जो कि एक गुजरात वाले रीजन में लाई करती है और एक आपकी उत्तर
प्रदेश वाले रीजन में लाई करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश वाला रीजन है वहाँ पे भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वेटलैंड के लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है। इन द सेम वे गुजरात वाले रीजन में जो खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको ऐड किया गया है, क्योंकि इवन ये जो वेटलैंड्स हैं वो जितनी भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी हैबिटेशन की तरह भी एक तरह से काम कर रहे थे, तो इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इन द सेम वे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी कंट्री के अंदर टोटल 49 रामसर साइट्स हैं। आपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि हरियाणा है, उस स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर रामसर साइट्स लाई कर रही हैं उसको याद रखना है। जैसे कि हरियाणा वाले रीजन में एक तो हो गया भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन द सेम वे सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो गया। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपने थोड़ी बहुत चीज़ें ये भी याद रखनी है कि कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिनके अंदर कोई भी रामसर साइट अभी तक इस लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो जो यूनेस्को है, जो कि 1971 में उन्होंने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया था। यूनेस्को है क्या? यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि साइंटिफिक, एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आती है। ठीक है, तो इन्होंने एक अपना प्रोग्राम निकाला जो कि है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से। तो हमारी कंट्री के अंदर जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो भी इस लिस्ट की कैटेगरी में इंक्लूड किए जा सकते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ ऐसे ही 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर की कैटेगरी में इंक्लूडेड हैं। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने बायोस्फीयर का नाम लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर होता क्या है। अगर मैं बायोस्फीयर की बात करूँ तो यहाँ पे 3 ऐसे रीजन्स देखने को मिलते हैं। सबसे जो इंटरनल वाला रीजन होता है उसको हम कोर एरिया कहते हैं। कोर एरिया के अंदर ज़्यादातर जो हैबिटेशंस वगैरह है वो यहाँ पे अलाउड नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे रिसर्च करी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे ना ही टूरिस्ट विजिट कर सकते हैं, ना ही किसी की ट्रेनिंग वगैरह एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं बफर जोन के बारे में जो कि कोर एरिया के बाहर लाई करता है, तो इस एरिया के अंदर हैबिटेशन हो सकती है, लेकिन सिर्फ उन पीपल की, उन ह्यूमंस की हैबिटेशन हो सकती है जो कि यहाँ के लोकल हैं। जैसे कि जो ट्राइबल पीपल हैं वही इस रीजन में रह सकते हैं। इसके अलावा इसको टूरिस्ट पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, इवन रिसर्च पर्पसेस के लिए भी जो ट्रांजिशन जोन्स हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। सॉरी, जो बफर जोन है। अगर मैं लास्ट थर्ड वाला एरिया की बात करूं यहाँ पे, तो उनको हम ट्रांजिशन एरिया कहते हैं, जिनके अंदर ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो सारी की सारी अलाउड होती है। इसके अलावा सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर अलाउड होती हैं। तो ये आपने 3 रीजन्स जो है बायोस्फीयर के बारे में वो सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि यूनेस्को जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट भी निकालता है, जिसके अंदर वो 3 कैटेगरीज के अंदर अलग अलग चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो तो होती है आपकी कल्चरल साइट्स, ठीक है, जो कि हमने आर्ट एंड कल्चर के अंदर पढ़ी थी। नेक्स्ट जो आपकी लिस्ट होती है दैट इज़ नेचुरल साइट्स, जो कि अभी हम इन्वायरमेंट वाली पोर्शन में पढ़ रहे हैं। थर्ड जो आपकी लिस्ट है दैट इज़ मिक्स, दैट मीन्स वो कल्चरल साइट भी है और वो एक नेचुरल साइट भी है। तो यहाँ पे जो यूनेस्को है 3 कैटेगरीज के अंदर इन साइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री के अंदर टोटल 40 ऐसी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें से जो 32 ऐसी साइट्स हैं वो कल्चरल लिस्ट के अंदर आती हैं, 7 ऐसी साइट्स हैं जो नेचुरल लिस्ट के अंदर आती हैं, और एक आपकी मिक्स्ड कैटेगरी के अंदर लाई करती है। तो इसके रिगार्डिंग आपने जो नेचुरल साइट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 2014 के अंदर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है उसको ऐड किया गया था, जो कि हिमाचल प्रदेश ज़्यादातर हिमालय वाले रीजन में लाई करता है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम वाले रीजन में लाई करता है। क्योलाडो नेशनल पार्क राजस्थान वाले रीजन में, मानस असम में, नंदा देवी जो है उत्तराखंड वाले रीजन में लाई करता है। इन द सेम वे जो सुंदरबंस नेशनल पार्क है वो वेस्ट बंगाल वाले रीजन में लाई करता है, और जो वेस्टर्न घाट्स वाला पार्ट है वो आपका जो सर्दर्न इंडिया है वेस्टर्न घाट वाले रीजन में वो जो साइट है वो प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे जो 7 की 7 नेचुरल साइट्स हैं वो आपके टिप्स पर होनी चाहिए, आपको ये सारी साइट्स लर्न होनी चाहिए। एक साइट जो कि मिक्स्ड कैटेगरी में लाई करती है दैट इज़ कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम वाले रीजन में लाई करता है। कुछ और चीज़ें जो कि आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में पता होनी चाहिए। रिसेंटली 2 ऐसी साइट्स हैं जिनको इस लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है, जैसे कि एक तो है काकटिया रुद्रेश्वर टेम्पल जो कि तेलंगाना वाले रीजन में लाई करता है, और एक है धोलावीरा, ठीक है, जो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है। ठीक है, रिसेंटली इन दोनों को इस लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है।
इन द सेम वे आपने अपनी स्टेट के हिसाब से यहाँ पे याद रखना है कि कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा की जो कैपिटल है चंडीगढ़, तो उसका जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है वो हेरिटेज लिस्ट में आता है। इन द सेम वे इसके अलावा तो और कुछ नहीं आता। दिल्ली वाले रीजन में ज़्यादातर जो हेरिटेज साइट्स हैं वो लाई करती हैं, तो आपने हरियाणा वाली याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि केरला वाले रीजन में 2 ऐसी जो फंगस की स्पीशीज़ हैं वो देखने को मिली हैं, और इन फंगस की स्पीशीज़ ने जो कोकोनट के पेड़ हैं उनको एक तरह से ख़राब करने का काम किया है। अगर मैं यहाँ पे इन फंगस स्पीशीज़ की बात करूँ तो पहली तो है गैनोडर्मा कैरोलेंसे और दूसरी है गैनोडर्मा स्यूडो एपलेंटम। तो इन दोनों स्पीशीज़ के बारे में आपने याद रखना है। कई बार आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये जो 2 स्पीशीज़ हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड हैं, फंगस की स्पीशीज़ हैं, प्लांट की स्पीशीज़ हैं, बैक्टीरिया की स्पीशीज़ हैं, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो स्पीशीज़ है फंगस की वो किस चीज़ को हार्म कर रही है। तो यहाँ पे केरला के कोकोनट पेड़ों को हार्म कर रही हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड सैंडस के बारे में, जिसको हम रेड सैंडलवुड भी कहते हैं, लाल चंदन कहते हैं, जो ज़्यादातर आंध्र प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश के अंदर एक आपका नेशनल पार्क है शेषचलम नेशनल पार्क, तो वहाँ पे ये देखने को मिलते हैं। इन रेड सैंडलवुड की बहुत ज़्यादा स्मगलिंग भी करी जाती है। जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी रिसेंटली जो चल रही है पुष्पा मूवी, तो उसके अंदर रेड सैंडल की ही स्मगलिंग के बारे में दिखाया है, जो कि ज़्यादातर जापान और चाइना वाले रीजन में यूज़ करी जाती है। अगर मैं रेड सैंडलवुड की बात करूं तो इसके बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको स्मगल भी किया जाता है। आपने इसको बस इस तरीके से याद रखना है कि रिसेंटली जो रेड सैंडलवुड है वो पहले नियर थ्रेटन की कैटेगरी में थी, लेकिन अभी वो इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आ गई है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेप्टिमरेंथस के बारे में, जो कि एक पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट है। अगर मैं यहाँ पे पैरासाइट के बारे में बात करूँ, देखो 2 तरह की यहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं वो होती हैं। एक तो होते हैं पैरासाइट्स और एक होते हैं सेप्रोफाइट्स। जो पैरासाइट और सेप्रोफाइट्स होते हैं वो किसी होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो सेप्टिमरेंथस है वो एक होस्ट के ऊपर रह रहे हैं, किसी स्टेम के ऊपर रह रहे हैं, लेकिन दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि जो पैरासाइट है वो लिविंग होस्ट के ऊपर रहता है और जो सेप्रोफाइट है वो डेड होस्ट के ऊपर रहता है। तो यहाँ पे एक लिविंग होस्ट के ऊपर एक अलग सी ही स्पीशीज़ देखने को मिली है फ्लावरिंग प्लांट की, जिसको हम सेप्टिमरेंथस कह रहे हैं। ये जो स्पीशीज़ है बहुत अलग अलग पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इवन ये बर्ड्स के लिए फ्रूट्स का काम भी करती है, तो ज़्यादातर जो बर्ड्स हैं इसके ऊपर रिलाई करते हैं खाने के लिए। और ये जो स्पीशीज़ है कहाँ पे देखने को मिली है, तो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में ये जो स्पीशीज़ है वो देखने को मिली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी ग्रासेस के बारे में। तो सी ग्रास ऐसे फ्लावरिंग प्लांट हैं जो कि एक्वेटिक है, पानी में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लगा होगा कि ये सी ग्रास है लेकिन ये फ्लावरिंग प्लांट भी है, तो ये एक थोड़ा मिसनॉमर है, क्योंकि जो ग्रासेस होते हैं वो कभी भी फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते। तो आपने याद रखना है जो सी ग्रासेस हैं वो एक फ्लावरिंग प्लांट है जो ज़्यादातर ओडिशा के चिलिका लेक वाले रीजन में देखने को मिले हैं। अब ये हमारी जो लाइफ है, एक तरह से हमारा जो इन्वायरमेंट है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि ज़्यादातर एक्वेटिक रीजन के अंदर ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, और आपको पता ही है कि जितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उतनी ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ होगी और उतनी ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको यूज़ अप करेंगे। तो दैट मीन्स हमारी अर्थ के ऊपर ज़्यादातर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने का जो जिम्मा होता है वो इन सी ग्रासेस के ऊपर होता है। बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। इवन इनको लंग्स ऑफ द सी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोकोडाइल की स्पीशीज़ के बारे में और उसके IUCN स्टेटस के बारे में। तो हमारी इंडिया के अंदर टोटल 3 ऐसी स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, जो कि सबसे पहली है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, सेकेंड वन इज़ द मगर एंड थर्ड वन इज़ घड़ियाल्स। इन तीनों के आपको IUCN स्टेटस पता होने चाहिए और स्पेशली ये कौन से रीजन में देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन क्रोकोडाइल्स के IUCN स्टेटस के बारे में। जो घड़ियाल्स हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में लाई करते हैं, जो मगर है वो वल्नरेबल की कैटेगरी में लाई करता है, और जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वो लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में लाई करता है।
जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ही रहता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो पानी है थोड़ा सा सॉल्टी होना चाहिए। ये कहाँ कौन कौन से रीजन में देखने को मिलता है? ओडिशा और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में देखने को मिलता है स्पेशली, जैसे कि भीतरकनिका नेशनल पार्क हो गया, सुंदरबन नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, तो इस रीजन में देखने को मिलता है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूँ मार्श क्रोकोडाइल की या फिर मगर क्रोकोडाइल की, तो ये ऑल ओवर द इंडिया अलग अलग रीजन्स में देखने को मिलता है। स्पेशली जो गंगा और यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घड़ियाल्स की। तो इनकी एक पर्टिकुलर फीचर होता है जो कि इनकी नोज के आगे, नोज बेसिकली स्नाउट की फॉर्म में बना हुआ होता है। तो अगर मैं बात करूं कौन से रीजन में लाई करता है, तो ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरीज में लाई करता है। जैसे कि यहाँ पे चंबल रिवर हो गया, चंबल रिवर एक यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंजेटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में। ठीक है, तो ये एक फ्रेश वाटर डॉल्फिन है जो कि इंडिया में देखने को मिलती है। इंडिया के अलावा ये बांग्लादेश और नेपाल वाले रीजन में भी उनके अलग अलग जो वाटर सिस्टम है उसमें देखने को मिलती है। इसका जो IUCN स्टेटस है दैट इज़ इन दी इंडेंजर्ड कैटेगरी। अगर मैं बात करूं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तो ये शेड्यूल 1 की कैटेगरी में लाई करते हैं। और गंजेटिक रिवर डॉल्फिन के लिए एक पर्टिकुलर जो सेंचुरी है वो डेडिकेटेड है, जो कि बिहार वाले रीजन में लाई करती है, जिसका नाम है विक्रमशिला गंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा इसको सुसु भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से ये सांस लेती है तो एक साउंड प्रोड्यूस करती है जो कि सुसु से रिलेट करती है। ठीक है, तो आपने ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नो लेपर्ड के बारे में। तो इसके बारे में इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट को बनाया गया जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। 2009 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे इसको अगर प्रोटेक्ट करने की बात हुई तो यहाँ पे कुछ ही ऐसी कंट्रीज़ है जिनमें ये स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है। तो ये 13 की 13 कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं स्नो लेपर्ड की हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन 13 की 13 कंट्रीज़ का नाम जो है वो आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सा रीजन है जहाँ पे स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है। इवन हमारा जो इंडिया का हिमालयन वाला रीजन है वो भी इसके अंदर लाई करता है। हमारे इंडिया के अंदर कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जो स्नो लेपर्ड की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि हेमिस नेशनल पार्क हो गया जो लद्दाख वाले रीजन में है। देन इस गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड वाले रीजन में आ जाएगा। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम वाले रीजन में, और हिमालयन नेशनल पार्क जो है आपका हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में लाई करता है। तो आपने प्रोजेक्ट जो स्नो लेपर्ड है उसके बारे में याद रखना है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको यहाँ तक हर एक चीज़ जो है वो समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन्वायरमेंट के कुछ और करंट अफेयर्स करेंगे, स्पेशली जो बची हुई स्पीशीज़ इन न्यूज़ है और जो प्लेसेस इन न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।